ये किसी के पीछे पड़ता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके पूरे खानदान को मार न दे। यही नई कहानी है कि कैसे ये एक परिवार के पीछे पड़ जाता है और उनके साथ क्या क्या होता है। क्या ये उन सबको मार देता है या वे लोग बच पाते हैं या नहीं? जानने के लिए पढ़े चेंजलिंग एपिसोड 1। कहानी में सच्चाई का रंग भरने के लिए मुझे असल घटनाओं का सहारा लेना चाहिए, इसलिए अपने आसपास गहरी नजर रखें कि कहीं कोई अनहोनी हो तो उसे अपने शब्दों में ढाल सकें। आज इसी सिलसिले में मैं थाने आया हुआ था। जब यह वाकया मुझ तक पहुंचा तो शुरू में मैं भी सहम गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। अपने एक रिश्तेदार की सिफारिश करवाकर मैं जेल में बंद उस शख्स से मिलने पहुंच गया। सिफारिश क्योंकि पक्की थी, इसलिए मुझे मुलाकात और इंटरव्यू के लिए काफी वक्त मिल गया। जब उस शख्स को मेरे सामने लाया गया तो उसे देखकर एक बार फिर मुझे उस वाक्य पर शक हुआ। वो शख्स बाहरी तौर पर काफी सभ्य और शरीफ दिखता था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया ऐसी अनहोनियों से भरी पड़ी है। वो मेरे सामने मेज के दूसरी तरफ बैठा था। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन करके उसके सामने रख दिया। मैं आलियान कियानी हूं, छोटी मोटी कहानियां लिखता रहता हूं। इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था। मैंने अपना परिचय दिया। जी, मैं आपको जानता हूं। आपकी कुछ कहानियां भी पढ़ी हैं। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। शुक्रिया जनाब। क्या आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता था। बहरोज खालिद मेरा नाम है, उसने जवाब दिया। क्या जो कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है वो सच है? मैंने पूछा। जी, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। मुझे एक तगड़ा झटका लगा। एक इंसान इतना क्रूर काम करने के बाद भी इतना इत्मीनान से कैसे रह सकता था? आपको और आपके इत्मीनान को देखकर तो नहीं लगता कि आपने ऐसा किया हो। कहीं किसी दबाव की वजह से तो आप ये इल्जाम अपने सिर नहीं ले रहे? मैं और पुष्टि करना चाहता था। कैसा दबाव? कोई दबाव नहीं है। मैंने जो किया मैं उसी का इकबाल कर रहा हूं। अजीब इंसान था, कितने सुकून में था। मैं थोड़ी देर तशबुद, हिचकिचाहट का शिकार हुआ। वजह बता सकते हैं? मैंने पूछा। छोड़ दीजिए, उसने कहा। क्यों? क्योंकि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी वजह को बस एक बहाना समझेंगे, बाकी लोगों की तरह। उसके लहजे में यकीन था। मैं बाकी लोगों में से होता तो यहां तक ना आता। वजह जानने ही आया हूं ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। मैंने जवाब दिया। नहीं, आप कहानी की तलाश में आए हैं, तथापि मैं एक शर्त पर आपको वजह बताऊंगा। उसने कहा। कैसी शर्त? क्योंकि आपकी तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, इसलिए एक हल्की सी उम्मीद है कि आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। शर्त यह है कि वजह बताते वक्त आप बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर उससे पहले एक बार दोहरा दे कि आप पर इल्जाम क्या है। मैंने कहा। इल्जाम नहीं, सच है। मैंने वाकई अपने 8 साल के बेटे का कत्ल किया है। उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें आग लगाई है। एक बार फिर इत्मीनान। यानी इस शख्स ने न सिर्फ अपने सगे बेटे का कत्ल किया, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करके जलाया भी। इसके बावजूद वो इत्मीनान में था। एक राइटर की नजर से मेरे लिए ये एक बेहतरीन कहानी साबित हो सकती थी। क्यों किया ऐसा? अब मैं वजह की ओर आया। वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहा, फिर एक लंबी आह भरकर शुरू हुआ। आज से करीब 8 साल पहले मेरा खानदान खुशियों में डूब गया था, जब मेरा बेटा महरोज पैदा हुआ। वो हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए पूरा खानदान खुशी से सराबोर था। हम मियां बीवी, मेरे माता पिता और भाई बहन सभी उस पर अपनी जान न्योछावर करते थे। बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी मां पर गया था। वक्त गुजरता गया, वो बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा था। शरारतें, खेलना कूदना,
लाडला होने की वजह से जिद करना वगैरह सब बातें आम थी। स्कूल जाने लगा था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो खामोश रहने लगा, अकेलापन पसंद करने लगा। आधी आधी रात तक उसके कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। जिद खतरनाक हद तक बढ़ गई। शुरू में हमने समझा कि बच्चा है, शायद किसी वजह से दबाव में है। लेकिन फिर एक रात अजीब वाकया पेश आया। उसकी मां उसे खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में गई। थोड़ी देर बाद कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर अंदर गया तो अपनी बीवी को सिर पकड़े फर्श पर बैठा पाया। उसके सिर से खून बह रहा था। फर्श पर कांच के टुकड़े पड़े थे। बीवी की मरहम पट्टी करवाने के बाद पता चला कि महारोज ने ही उसके सिर पर कांच मारा था। वजह यह थी कि वो बाहर आने को तैयार नहीं था। जब मां ने जिद की तो उसने हमला कर दिया। मैं गुस्से में तिल मिलाता हुआ उसके कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर औंधा पड़ा सो रहा था। फर्श पर खून से लिखा हुआ था, गो अवे। मैं एक पल के लिए डर गया। सुबह होते ही मैं महारोज को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वो बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा लगने लगा। साइकियाट्रिस्ट ने इसे महज दिमागी दबाव कहकर और कुछ दवाइयां देकर हमें रुखसत कर दिया। जैसे ही हम अस्पताल से बाहर निकले, वो मेरी ओर देखकर अजीब तंज भरे अंदाज में मुस्कुराया। मैं उस पल अपना गुस्सा पी गया। वो पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुका, फिर बोलना शुरू किया। पहुंचा तो पता चला कि उसने सीनियर क्लास के एक बच्चे पर हमला किया था। वो बच्चा उसे तंग कर रहा था, जिसके बाद महारोज ने अपनी पेंसिल से उसकी आंख फोड़ दी। मामला बढ़ सकता था, इसलिए मैं तुरंत महारोज को घर ले आया। उस बच्चे के माता पिता से भी मिला और माफी मांगी। उन लोगों ने बड़ेपन का परिचय देते हुए माफी स्वीकार कर ली थी। इससे पहले कि वो आगे बोलता, मैं उत्सुकता के कारण उसे इशारे से रोककर बोला, आपको क्या लगता था कि महारोज इतना हिंसक क्यों हो गया था? घर वाले समझते थे कि जिन्नात का साया था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। जिन्नात के वजूद को तो मैं मानता था, लेकिन यह बात पक्की थी कि जिन्नात किसी इंसान पर इस तरह असर नहीं कर सकते थे। फिर आप क्या सोच रहे थे? आगे चलकर बताता हूं। महारोज को उस स्कूल से निकालकर कुछ दिन ब्रेक देने के बाद एक और स्कूल में दाखिल करवा दिया। दिन गुजरने लगे। एक रात प्यास की वजह से मेरी आंख खुली। पानी पीने किचन तक गया। जैसे ही लाइट ऑन की, सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महारोज फर्श पर बैठा था। उसके हाथ खून से सने थे। हमारा छोटा सा पालतू कुत्ता मरी हालत में उसके पास ही पड़ा था। उसके शरीर पर चाकू के निशान थे। मैं किसी तरह बहला फुसलाकर महारोज के हाथ धुलवाकर उसे उसके कमरे तक छोड़ाया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मां ये वाकया जाने, इसलिए सुबह के वक्त कुत्ते के मरे हुए शरीर को ठिकाने लगाया और फर्श को अच्छी तरह साफ किया। अब मुझे कोई पक्का फैसला करना था। इन हालात में हम सबकी जान खतरे में थी, इसलिए मैं उचित समय के इंतजार में था। जल्द ही वो समय भी आ गया जब महारोज ने एक बार फिर अपनी मां पर हमला किया। वो बाल बाल बची। अगले ही दिन सबको विश्वास में लेने के बाद मैं महारोज को देश के एक मशहूर मेंटल हॉस्पिटल ले गया, जहां एक युवा लेकिन मशहूर मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। मैंने शुरू से आखिर तक उसे एक एक बात बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने महारोज का विस्तृत मुआयना किया। उसके मुताबिक मानसिक रूप से वो बाहरी तौर पर सामान्य लग रहा था, लेकिन जो हालात वो सुन चुका था, उसके बाद उसने महारोज को एक हफ्ते के लिए भर्ती करने को कहा। मैं यही चाहता था, इसलिए कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मैं महारोज को वही छोड़कर घर वापस आ गया। सोचा कि हर दूसरे दिन चक्कर लगा लूंगा। उसने एक बार फिर पानी का गिलास उठाया और गटागट गिलास खाली कर दिया। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखकर दोबारा बोलना शुरू किया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि महारोज के साथ कोई मानसिक समस्या नहीं, कुछ और ही बात थी। शाम को घर पहुंचते ही खाना खाकर
मैं जल्दी सो गया। आधी रात को मेरी बीवी ने घबराए अंदाज में मुझे जगाया। वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर धीमे कदमों से कमरे के बाहर की ओर चली। मैं हैरान परेशान उसके पीछे चल दिया। उस रात जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो हर तरह से अविश्वसनीय था। महारोज, जिसे मैं मीलों दूर हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया था, टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। मैं कुछ देर सदमे की हालत में चला गया। फिर बीवी को इशारा किया कि वो चुपचाप कमरे में चली जाए। बाकी रात हम दोनों ने जागकर गुजारी। सुबह होते ही मैंने हॉस्पिटल फोन किया, लेकिन फोन लगातार बिजी जा रहा था। मजबूरन मैं खुद उस ओर रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां अफरात फरी का आलम था। पुलिस मौजूद थी। सारा स्टाफ बाहर आया हुआ था। मैंने पास खड़े एक शख्स से वजह पूछी तो उसने बताया कि रात को हॉस्पिटल के 2 गार्ड्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके गले कटे हुए थे। मेरे होश उड़ गए। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो वही युवा डॉक्टर था। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम हॉस्पिटल से जुड़े एक होटल में आ गए। एक कोने में बैठने के बाद डॉक्टर ने तुरंत मुझसे कहा कि जो भी वो पूछेगा मैं सोच समझकर जवाब दूं। मैंने हामी में सिर हिलाया तो उसने पूछा, महारोज, आपका अपना बेटा है या गोद लिया हुआ है? मेरा अपना ही बेटा है। कभी ऐसा हुआ कि वो गुम हो गया हो या ऐसा कोई वाकया हुआ हो? नहीं, कुछ खास तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद करें या अपने घर वालों से पूछें, ये बहुत जरूरी है। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को कॉल किया। फिर मां को फोन किया। हां, ऐसा हुआ था। मां जी बता रही थी कि 1.5 साल पहले वो कुछ घंटों के लिए गायब हो गया था, लेकिन फिर घर के पीछे के हिस्से से मिल गया। मतलब मेरा शक सही था। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सब्र और तहम्मुल से सुने। मैंने चौंक कर डॉक्टर को देखा। फिर बोला, जी बताइए। बहरोज साहब, हकीकत यह है कि आपका असली बेटा उसी दिन गायब हो गया था। उस दिन से आज तक जो आपके साथ रह रहा है वो चेंजलिंग है। दूसरे शब्दों में आप इसे घुसपैठिया या बहुरूपिया कह सकते हैं। आपको शायद मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन कल जब आप उसे मेरे पास लाए थे तब उसका मुआयना करने और सारा माजरा सुनने के बाद ही मुझे शक हो गया था। और आज सुबह जब मुझे गार्ड्स के कत्ल की खबर मिली तब मेरा शक यकीन में बदल गया। आप खुद ईमानदारी से बताएं, क्या आपका 8 साल का बेटा 2 हटे-कटे गार्ड्स के गले काट सकता था? मैंने मायूसी के आलम में ना में सिर हिलाया। तो ये चेंजलिंग क्या है? मैंने पूछा। इसके बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। ये एक तरह की गैर इंसानी है। ध्यान रहे, ये जिन्नात नहीं है, ये कुछ और है। कहा जाता है कि ये कभी कभी किसी बच्चे को गायब करके उसका रूप धारण कर इंसानों के बीच रहने लगती है। इनकी कोई खास पहचान नहीं होती, बस जो इंसानी रूप धारण कर ले उसी में रहती है। ये बहुत ज्यादा सताने वाली और जिद्दी होती है। एक बार जिस इंसान से नफरत कर ले, फिर जब तक उसे भयानक तकलीफ न पहुंचाए तब तक चैन से नहीं बैठती। डॉक्टर की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। तो इससे छुटकारा कैसे पाए? मेरा सवाल सुनकर डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, छुटकारा नहीं पा सकते। वो अब आप और आपके खानदान से जुड़ चुकी है। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपको चेतावनी देने के लिए कह रहा हूं। अब जब तक आपके खानदान का आखिरी इंसान जिंदा है तब तक ये आपके पीछे पड़ी रहेगी। तभी मेरा फोन बज उठा। घर से कॉल थी। मैंने धड़कते दिल से फोन उठाया। जारी है।